प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो पहली किताब है अपनी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के दौरान हम लोगों ने जैसे कह सकते हैं कि जो आदिकालीन रचनाएं हैं, तो आदिकालीन रचनाओं के अंदर सर्वप्रथम जो रचनाएं आती हैं उसके अंदर आपका जो बिंदु है वो पृथ्वीराज राष्ट्र है। और पृथ्वीराज राष्ट्र की जो रचनाकार है, वैसे तो चंद्रवरदा ही है उनके रचनाकार, किंतु यहाँ हम लोग दृष्टि डालें तो पृथ्वीराज राष्ट्र और जिसके अनुसार आपके सिलेबस में जो शामिल है वो है पद्मावती समय। अब पद्मावती के समय के दौरान की बात हम लोग करते हैं। वैसे तो पृथ्वीराज राष्ट्र जो है वो अनेक अलग अलग सर्गों के अंदर और इसका जो विभाजन है वो कर रखा है। उसके साथ साथ जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है आपका पद्मावती समय। पद्मावती समय की बात करें तो पद्मावती समय का वो बिंदु जिसके दौरान जिस तरह से जो कह सकते हैं कि यहाँ कवि चंद्रप्रदाय जी ने और एक सुख के माध्यम से जो संदेश पत्र कह सकते हैं कि पद्मावती ने पृथ्वीराज के लिए भेजा था। और उसके साथ साथ जो तीनों तरफ से जो सेनाएं थी, कुमाऊनी नरेश कह सकते हैं, शहाबुद्दीन गोरी कह सकते हैं, पद्मावती के स्वयं के पिता कह सकते हैं, तो उनका जो युद्ध प्रसंग था तो उनको लेकर के और वर्णनात्मक जो प्रसंग था उसको बड़े सुंदर ढंग से यहाँ इन्होंने बताने का प्रयास किया। किंतु एक दृष्टि डालें तो उसके साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ जो पद्मावत समय की वर्णनात्मकता के साथ साथ है कह सकते हैं कि इनका जो संपादन किया है वो प्रोफेसर भारतभूषण, इनका जो संपादन किया है, कहने का मतलब इन्हीं को रूपांतरित करके अनुवादित करके और जो रचना को हमारे सिलेबस में रखा है वो है भारतभूषण जी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल जी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के अंदर किस तरह से इसका वर्णनात्मक वर्णन किया उसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक दृष्टि डालें तो उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पद्मावत के समय में वर्णनात्मकता के साथ साथ एक कलात्मकता का भी शोध समीक्षा की गई है। अब कहने का मतलब एक तो वर्णनात्मकता और एक कलात्मकता, तो कलात्मकता का तो सीधा सीधा संबंध है इसके कला पक्ष से। ठीक है, और कला पक्ष की दृष्टि से अगर हम नजर डालते हैं तो कला पक्ष के अंदर इसका भाषा सौष्ठव आ जाता है सबसे पहले कि कौन सी भाषा के अंदर इसकी रचना की गई है। भाषा सौष्ठव के साथ साथ है इसमें आपके छंद आ जाएंगे, उसके साथ साथ इसमें अलंकार आ जाएंगे और अलंकार के साथ साथ इसकी जो शैली है वो आ जाएगी। तो इन दोनों ही दृष्टि कहने का मतलब इन दोनों ही की दृष्टि से अगर नजर देखें तो देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि इसकी समीक्षा करें तो वो कहता है कि पृथ्वीराज रसो और यह कह सकते हैं कि पद्मावती समय की दृष्टि से अगर देखें तो पृथ्वीराज रसों का ये महत्वपूर्ण अंश है। अंश अर्थात ये महत्वपूर्ण भाग है वो देखने को मिलता है। अब कैसे इस अंश में वर्णात्मकता और रसात्मकता, एक तो वर्णात्मकता और रसात्मकता दोनों ही चीजों का, ठीक है, कि का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है, दोनों आपसी तालमेल है वो देखने को मिलते हैं। इसी सामंजस्य में रसोकार की कलाप्रियता कहें या कलात्मकता विश्वत ही अभिव्यक्त होती है। अब उसने बताया गया कि ये जो हमें पढ़ने में रोचक लगता है क्योंकि युद्ध का जो एक सजीव वर्णन है, कह सकते हैं एक तो किसी पटकथा को जैसे हम लोग सुनते हैं और एक दृश्य को हम देखते हैं तो उसमें देखने से और सुनने में कहीं ज्यादा जो कह सकते हैं कि फर्क है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो कथा सुनाते समय या कथा को लिखते समय या कथा का वाचन करते समय वो चीजें कुछ छूट जाती हैं, जबकि दृश्य के अंदर वो चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। तो यहाँ ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि यहाँ जो रसात्मकता और एक कलात्मकता या वर्णात्मकता है उसमें उनका जो सामंजस्य वो देखने को मिला और उसकी जो कलाप्रियता है उस कलाप्रियता को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से बताने का जो प्रयास है वो किया। तो कला प्रियता कहें या कलात्मकता कहें एक ही बात है, या कला पक्ष कहें तो ये एक ही बात है। तो इनको बड़े सुंदर ढंग से उसमें इसमें अभिव्यक्त होती हैं देखने को मिलता है। जैसा आपको मैंने बताया कि भाषा शैली का जो सार्थक प्रयोग है वो देखने को मिला। और किसी भी रचना की कह सकते हैं किसी भी पद की किसी भी छंद की भाषा जो है और एक शैली जो है कहने का जो तरीका है और भाषा कहने का मतलब सरल सुगम होगी, अच्छे से समझ में आएगी। और शैली जिस तरह से कह सकते हैं कि हम ओजस्वितापूर्ण कह सकते हैं, ओजस्वी शैली के अंदर कह सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी
रोचकता के साथ उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा ही कुछ भाव है वो देखने को मिला। उसके अंतर्गत कहते हैं कि भाषा शैली का सार्थक प्रयोग देखने को मिला, जो सही शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग देखने को मिला। अलंकारों का प्रसंगानुकूल, जैसे जैसे जो अलंकार हैं, जैसे जैसे जो प्रसंग चलता रहा, जैसे जैसे जो दृश्य आते रहे, उन दृश्यों के अनुसार, उन प्रसंगों के अनुसार इनका जो प्रयोग है वो देखने को मिला। यहाँ छंद सौंदर्य, छंद सौंदर्य जैसा कि छंद अपने आप में एक बंद होता है, जिस तरह मात्राएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, गति होती है, लय होता है, ताल होती है, ठीक है, उसमें कहीं ठहराव होता है, फिर उसमें प्रवाह होता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ भाषा शैली, अलंकारों का प्रयोग और छंद सौंदर्य भी पद्मावती समय में वर्णात्मकता के साथ मिलकर के आकर्षक रूप में सामने आया है। अब उसमें देखने को मिला कि ये जो तीनों चीजें हैं, अलंकार हैं, छंद है और भाषा शैली, ये तीनों का जो आपसी तालमेल है वो बड़े सुंदर ढंग से देखने को मिला। अब वो किस तरह से मिला, ये वर्णात्मकता आखिर है क्या, तो इस चीज पे अगर नजर डालें तो उनके अनुसार देखने को मिलता है वर्ण। वैसे तो कह सकते हैं कि वर्ण सबसे कह सकते हैं सबकी छोटी इकाई, किंतु यहाँ किस चीज का वर्णन कर रहे हो, वर्णात्मकता। इसमें कवि ने अनेक वर्णों का स्थान, वर्णों को स्थान दिया है, अर्थात उन्होंने बताया कि अनेक प्रसंग हैं, उन अनेक प्रसंगों को लेकर के उन्होंने वर्णन किया है, स्थान दिया है। शुक, शुक का पत्र लेकर दूत के रूप में जाने का वर्णन। अब उन्होंने बताया शुक, शुक का अर्थात शुक मतलब ये जो एक तरह से शुक कह सकते हैं तोता, और तोता भी कौन सा, कि यहाँ सीधा तोता नहीं लिख करके हम लोग कह सकते हैं कि हीरामन, हीरामन नाम का जो तोता था, वो हीरामन नाम का जो तोता है वो पद्मावती का जो संदेश लेकर के और पृथ्वीराज के पास आता है, ठीक है, और संदेश लेकर के आता है एक तरह से दूत के रूप में, ठीक है, एक संदेश वाहक के रूप में, और एक संदेश वाहक के रूप में जाने का वर्णन है। उसके साथ साथ आने के पश्चात है वो वहां आकर के ये जो पद्मावती है उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। उसके साथ साथ बारात का वर्णन करता है कि आप किस तरह से ये जो पद्मावती है वो शिव मंदिर आएंगी, और शिव मंदिर में आने के बाद कह सकते हैं कि जैसे ही शिव मंदिर में और गौरी पूजन के लिए आए, ठीक है, तो माता पार्वती के पूजन के लिए आए, तो उसी दौरान क्या है कि जो पृथ्वीराज है वो उनका वर्णन करे, ठीक है। हरण करे, वर्ण करे, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का किया था उसी तरह से। तो यहाँ वर्णात्मकता के अंतर्गत कवि ने अनेक वर्णों को स्थान दिया है। सुख का पत्र लेकर के आना, और दूत के रूप में, संदेश वाहक के रूप में जाने जाने पर सौंदर्य वर्णन, और बरात का जो वर्णन है वो इसमें साथ ही इसके साथ साथ कह सकते हैं कि सेना के प्रयाण का भी वर्णन किया गया, कि ये जो सुंदर सुंदर सेनाओं के रूप में जो अलग अलग योद्धा जो थे, उन योद्धाओं को लेकर के, और पृथ्वीराज की खातिर बताया जाता है कि पृथ्वीराज है वो अपने कह सकते हैं कि 3,000 सैनिकों के साथ, उनके जो 3,000 कह सकते हैं कि कुशल सैनिक थे, उन 3,000 कुशल सैनिकों के साथ है, और वो उस क्षेत्र में आता है। एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से एक तरह का ट्रायंगल सा बन गया था यहाँ पे, और ये मान के चलो कि ये सिंहलगढ़ द्वीप है, और यहाँ कुमाऊनी लहर से वो अपनी सेना और बारात के साथ पहुंचता है। सबुद्दीन जो गोरी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, पृथ्वीराज को परास्त करने के लिए वहां पहुंचता है, और पृथ्वीराज है वो स्वयं वहां पहुंचता है। और आगे जो पद्मावती के पिता भी हैं वो भी ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं एक साथ मिल जाते हैं, और ये एक इन तीनों से लोहा लेता है। तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, वो बड़ी कुशलता के साथ है प्रस्तुत किया गया है। अब वर्णात्मकता के पश्चात है सेना वर्णन, ठीक है, कि जिस तरह से सुसज्जित रूप से और अपने घोड़ों पर सवार होकर के, और कह सकते हैं कि अलग अलग नस्ल के जो घोड़े हैं, जैसे काठियावाड़ी है, ठीक है, गुजरात की जो नस्ल है कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो अरबी घोड़े हैं, ठीक है, तो बड़ी सुंदर या कह सकते हैं कि मराठी, तो बड़े सुंदर जो कह सकते हैं कि अश्व, और वो अपने आप में एक आकर्षकता का विषय कह सकते हैं, कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात जिस तरह से कह सकते हैं कि देव रूप में वो आ रहे हों। अब वो कहते हैं, या फिर शत्रु सेना के लिए एक तरह से काल के रूप में। सेना वर्णन,
राजसों में पद्मावती के समय में सेनाओं का ऐसा चित्रण किया गया है कि वीर रस का उदय करने में सहायक है। अब उसमें बताया गया कि जैसे स्वाभाविक सी बात है, किसी युद्ध कौशल का या किसी सेना का वर्णन होगा तो उसमें शांत रस के साथ 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 विभत्सो और वीर रस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वीर रस का उदय करने में सहायक है। विशेष इसमें सेना की जो पंक्तियां, उसमें अस्त्र शस्त्र अब बताया जाता है कि जिस तरह से अपने योद्धाओं के सामने, और इसमें जो सैनिक है वो अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ है के साथ उसके साथ साथ सज्जा और समुद्र आदि का अंतपूर्ण चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है जिस तरह से समुद्र के अंदर जो लहरें उठ करके और शत्रु सेना के ऊपर एक तरह से जिस तरह से लहरें आगे बढ़ जाती हैं और एक तरह से प्रवाहमान होती हैं, उसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो सैनिक है इस तरह से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है कि वो शत्रु सेना के ऊपर टूट पड़ने को तैयार है। आतंकपूर्ण चित्रण है वो उसमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रदेशों और राज्यों के योद्धाओं की उनकी प्रकृति के अनुरूप वर्णन किया गया। अब जिस तरह से कह सकते हैं कि एक शासक है, उस शासक का उदाहरण के तौर पर ये मान के चलो कि जिस तरह से हम लोग राजस्थान का ही नाम ले लेते हैं, तो राजस्थान में देखा जाए और राजस्थान के एक राजा मान के चलो कि आप जैसे कि जयपुर नरेश हैं, तो जयपुर नरेश ने अपने साथ उन सभी राजाओं को आमंत्रित किया कि हमें जो बाहर से आए हुए आक्रामक है उन पे एक तरह से उनके साथ युद्ध करेंगे। तो उन्होंने जोधपुर नरेश को बुला लिया, हनुमानगढ़ के राजा को बुला लिया, या कह सकते हैं बीकानेर के जो राजा हैं उनको बुला लिया, जैसलमेर की जो रियासत है वहां से उन्होंने मंगा लिया। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो कह सकते हैं कि भरतपुर जो नरेश है उनको उन्होंने बुला लिया। ठीक है, जो सिक्कर हैं या कह सकते हैं कि चूरू हैं, तो ऐसे उन सभी सामंतों को, ऐसे कुशल योद्धाओं को बुला लिया और फिर जाकर के कहीं एक तरह से कह सकते हैं शत्रु सेना के ऊपर चढ़ाई की। तो ऐसा कुछ भाव यहाँ देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न राज्यों, यहाँ विभिन्न प्रदेशों और राज्यों का जिक्र किया जाए तो जिस तरह से भारत एक राष्ट्र, उस राष्ट्र के जैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो शासक है उनको बुला लिया, राजस्थान के शासक है उनको कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से, उसके साथ साथ ये कहें कि हम लोग पंजाब से। ठीक है, तो अलग अलग जो स्थान है उन स्थानों के जो शासक है उनको बुला करके एक तरह से उस प्रकृति का सजीव वर्णन है वो देखने को मिला। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वैसे इसमें देखने को मिला कि सेना के जो घोड़े और उनकी जो विशिष्ट जातियां, अलग अलग प्रजाति के जो घोड़े थे, जिस तरह से काठियावाड़ी है, गुजराती है, ठीक है, उसके साथ साथ अरबी है, उसके साथ साथ जो जर्मनी है, ठीक है, तो अलग अलग जाति के अलग अलग नस्लों के जो घोड़े हैं वहाँ देखने को मिले। सेना के घोड़ों और उनकी विशिष्ट जातियों का जो वर्णन है वो कवि ने बड़े मनोयोग से किया और उत्साह से भी किया। अब उन्होंने ये देखने की खातिर मिलता है कि उन्होंने अपनी इन घोड़ों की जो नस्ल है उनकी खातिर वो कहते हैं, बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं कि सुरासान सुल्तान कंधार मीर, बलख स्योबल तेग अचुक तीर, रोहिंग फिरंग लंबही समानी, हठी ठठी हठ बलोल ढाल निशानी, मंजार चशी मुसुप जुबम लारी हजारी कियो इके जोध भारी। अर्थात वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो घोड़े, उन घोड़ों का बड़ा सुंदर वर्णन है वो उन्होंने उसमें देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत कवि ने विशिष्ट जातियों के जो घोड़ों का और बड़े मनोयोग से उनका वर्णन किया है। घोड़ों की जो झालरें हैं, ठीक है, जो गले में पहनने जाने वाली हैं, उन सेनाओं में कई झालरें पड़ी हैं। उन सेनाओं में कई जातियों के कह सकते हैं कि घोड़ों की जो घोड़ों की जो नस्ल है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया। और वर्णात्मकता के अंतर्गत अगला जो वर्णन है वो युद्ध प्रसंग का। तो युद्ध प्रसंग के वर्णन के अंतर्गत है, जैसा वो कहते हैं कि पद्मावती समय के दौरान का जो समय चल रहा था, तो वो जब उनका हरण करके लेके आते हैं तो उनके हरण करने के साथ साथ ये देखने को मिलता है कि यहाँ
जो युद्ध वर्णन है उस युद्ध वर्णन में पद्मावती समय में पृथ्वीराज और गौरी के युद्धों का जो अत्यंत सजीव और जो रसपूर्ण वर्णन है वो युद्ध क्रियाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। कहने का मतलब ऐसा आभास होता है जैसे कि कवि जैसे बता रहा हो तो वहां बिल्कुल सजीवता आ गई हो। सजीवता जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से साक्षात जैसे हम लोग उसका दर्शन है वो कर रहे हैं लाइव, जिस तरह से किसी मैच को या किसी फिल्म को या किसी नाटक को या किसी दृश्य को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो कवि चंद हैं, चंद्रवरदाई हैं, वो अब इस युद्ध का जो वर्णन कर रहे हैं तो उस युद्ध के वर्णन के दौरान है वो चीजें हैं वो हमें साक्षात दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि पद्मावती समय में पृथ्वीराज और गौरी के युद्धों का अत्यंत सजीव और रसपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसके साथ साथ युद्ध क्रियाएं, अनेक प्रकार की जो युद्ध क्रियाएं जिस तरह से, उसके साथ साथ व्यापार, तवरा, मुद्रा, कौशल, लाघव आदि की जो सूक्ष्मता है उस पर कवि की दृष्टि है। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये जो योद्धा हैं और उन योद्धाओं की जो मुख्य मुद्रा है या कह सकते हैं कि उनका जो कौशल क्षेत्र है या उन्होंने जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अपना शरीर के ऊपर जो आभूषण तो नहीं कह सकते, उनको अस्त्र शस्त्र जो धारण किए हुए हैं, एक तरह से जो कवच पहन रखे हैं उन्होंने, एक तरह से मुखोटा जो लगा रखा है, या फिर कह सकते हैं जो मुकुट धारण कर रखा है, या उनकी जो म्यान, उनमें जो तलवारें हैं, जो बाजूबंद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कह सकते हैं कि अलग। तो उसका बड़ा सुंदर ढंग है, वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है कि उसमें युद्ध क्रियाएं, व्यापार, तवरा, मुद्राएं, कौशल और लाघव आदि की सूक्ष्मता पर कवि की दृष्टि है। कवि चंद ने भयानक विभत्सो दर्शनाक के साथ इसका किया गया। कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये था कि यहाँ जो ये जो युद्ध वर्णन है उस युद्ध वर्णन के दौरान, युद्ध वर्णन में वीर रस तो है ही है, वीर रस के साथ साथ एक तो भयानक, और भयानक के साथ साथ विभत्स। तो यहाँ इन तीनों का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, और सजीवता के साथ साथ इसका जो वर्णन है वो कवि ने यहाँ बड़े सुंदर ढंग से किया है। और इस युद्ध प्रसंग के दौरान कवि ने सूक्ष्मता के साथ इसकी दृष्टि रखी, और देखा जाए तो युद्ध का कोई व्यापार तो उन्होंने छोड़ा नहीं, जबकि घमासान युद्ध हो रहा था और युद्ध रोको ने रुक रहा था, तो युद्ध क्षेत्र के अंदर कहीं जो रणमुंड है उनके माला गिरी हुई थी। कहने मतलब कि जो सेना के जो सैनिक थे उनके हाथ पांव हैं, या कह सकते हैं कि एक तरह की कह सकते हैं घोड़ों के जो खुर हैं या खोपड़ियां हैं, हाथियों के जो सूंड है वो इधर उधर बिखरे हुए थे। तो युद्ध का जो पूरा विभत्स दृश्य है वो स्वाभाविकता के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया, और युद्ध कौशलों की व्यूज रचनाओं की तीव्रता से कवि ने उत्साह के साथ इसका वर्णन करते रहे। तो यहाँ देखने को मिला कि ये जो हाथी और घोड़े और नरमुंडों की जो माला मनुष्यों की, या कह सकते हैं कि घोड़ों के जो खुर थे उनकी जो नाल गिरी हुई थी, हाथियों के जो सूंड कटे हुए थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे, सैनिक वो क्या करा रहे थे, तो ऐसा जो सजीव वर्णन है वो साक्षात इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पहला जो बिंदु था अपना वो पद्मावती का जो वर्णात्मकता है उसका वर्णन हम लोगों ने किया। उस वर्णात्मकता के बाद इसका कलात्मक भाव आता है, वो कलात्मक बिंदु अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक दृष्टि डालें तो ये देखने को मिलता है कि उन दोनों का ही अद्भुत जो सामंजस्य है वो यहाँ देखने को मिला, और पृथ्वीराज रासो का ये महत्वपूर्ण अंश बताया गया है। और अंश बताने के साथ साथ इसकी जो भाषा शैली है, और भाषा शैली के साथ साथ है उसकी जो अलंकार विधान है, प्रसंगों के अनुकूल है, छंद सुंदरी है, वो भी अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि वर्णात्मकता के साथ मिलकर के एक आकर्षक रूप में सामने आए हैं। कवि ने वर्णात्मकता की दृष्टि से देखें तो शुक का अर्थात है, शुक अर्थात तोता, ठीक है, और जो हीरामन जो तोता है उस तोता के माध्यम से और एक संदेश लेकर के आने के बाद, दूत के रूप में अर्थात संदेश लेने के आने के बाद वो तुरंत पद्मावती के रूप सौंदर्य को देख करके, बारात का वर्णन सुन करके, जिस तरह से किस तरह से उनका वर्ण करना है, तो उन सबको लेकर के सेना के प्रांगण का या प्रायण का बड़ा कुशलता के साथ इन्होंने वर्णन किया।
सेना के अंदर अनेक प्रकार के जो सैनिक थे उनका चित्रण किया गया। वीर रस का उदयक उसमें सहायक रूप से देखने को मिला। साबुद्दीन गौरी जो है उनका एक शत्रु है, और उन साबुद्दीन गौरी की सेना का भी जो वर्णन है उसमें उसको भी बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसमें जो सेना की जो पंक्तियां थी और उनके द्वारा जो अस्त्र शस्त्र सैनिक सज्जा समुद्र आदि का जो एक तरह से आतंकपूर्ण चित्रण है वो कवि ने बड़े रोचक ढंग से इसे प्रस्तुत किया। तो इन सब चीजों का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने दिखाया कि यहाँ विभिन्न प्रदेशों और राज्यों से जो योद्धा आए हुए थे उनका जो प्रकृति के अनुरूप वर्णन देखने को मिला। सेना के साथ सेना के अंदर अनेक प्रकार के अनेक विशिष्ट जातियों के जो घोड़े थे उनका कवि ने बड़े मनोयोग से उत्साह से वर्णन किया। घोड़ों की जो लगाम उसके साथ बल देकर के जो बांधी गई थी उसमें मोतियों की जो मालाएं थी घोड़ों के गले में पड़ी हुई थी, उन पर जो चंवर और लोहे की से निर्मित झालरें पड़ी हुई थी। तो कहने मतलब जिस तरह से सुव्यवस्थित करके युद्ध भूमि के अंदर उनको लेकर के आया गया था, तो उन जातियों और का घोड़ों की नस्लों का कवि ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया। युद्ध प्रसंग के अंदर भी उन्होंने जो पद्मावती समय के अंदर पृथ्वीराज और गौरी के युद्ध का जो अत्यंत सजीव और रसपूर्ण जो वर्णन है वो देखने को मिला। युद्ध वर्णन के अंदर व्यापार, तमरा, मुद्रा, कुश, लाघव आदि की सूक्ष्मता पर कवि की दृष्टि है, और कवि चंद ने इसे भयानक और विभत्स रस के साथ से बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया। यहाँ इनका जो संपादन है प्रोफेसर भारतभूषण जी ने और ओम प्रकाश सिंघल जी ने किया। तो इसका जो वर्णात्मक वर्णन हम लोगों ने पढ़ा। कल इनकी जो कलात्मकता के अंदर उनकी भाषा सुष्ठव, छंद, अलंकार और शैली उसका अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए